इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पकड़ते हैं, जो जो हमने कर लिया था उसको मैं दोबारा नहीं बात कर रही, ऑल्दो मैंने सोचा था, बट 10 मिनट क्योंकि पावर फेलियर की वजह से हमारे वेस्ट हो गए, वेस्ट नहीं हुए, अच्छे यूटिलाइज हुए। डन इन लास्ट क्लास। एनोड क्या थी, कैथोड क्या थी, कौन डिप्लीट होता है, कौन किसका वजन बढ़ता है, कहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, कहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, मान के मैं चल रही हूं आप लोगों को ये आइडिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन भी हो गई थी क्या होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेके ये भी हो गया था। अगर मेरी क्लास में कोई भी ऐसा है जिसने लास्ट लेक्चर नहीं लगाया, रिकॉर्डिंग नहीं देखी, आई विल नॉट सजेस्ट हिम और हर टू सिट इन क्लास, रेदर गो टू ममता मैम एंड डू लास्ट लेक्चर, अगर कोई भी ऐसा है तो। ठीक है, चलिए। ईएमएफ ऑफ सेल हम निकाल रहे थे, जस्ट एक एग्जांपल दिया था, तो आज का पहला आधा पौना घंटा तो मैं इसी पे लगाऊंगी। तो लास्ट क्लास में हम ईएमएफ ऑफ सेल कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था ई नॉट सेल। मैंने पता नहीं ईएमएफ टर्म यूज की थी कि नहीं की थी, तो अब इसीलिए आज लिख दी ईएमएफ। जब भी कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ ई नॉट का पूरा नाम है, एब्रीवेटेड सॉरी, और इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस पे डिटेल क्लास 12th में ज्यादा जाएगा, लेकिन ये ई जो मैं बोले जा रही थी वो क्या है, वो है ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी वो सेल किसी सर्किट में डालने पे कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, आप उससे कितना काम ले सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। और वो हमने एक फॉर्मूला लिया था, अभी इस फॉर्मूले को ऑपरेट करना, इसमें हर पॉसिबल गलती करना, आज का काम वो है पहले, फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग लेंगे। ई नॉट सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला आपको दे दिया गया था विद अ कंडीशन दैट ये दोनों के दोनों ई नॉट जो हैं ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स ओनली। अब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करूंगी मैं, और उनका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो क्रिएट होते ही होते हैं। तो उन कंफ्यूजन्स पे आने से पहले, आपको ये बात लास्ट क्लास में पता चल गई थी कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नाम की कोई चीज होती है, और ये नेगेटिव साइन ये आगे मैंने लगा दिया था। आज का टॉपिक क्या है, आज कहां से मेरे को शुरू करना है। जब हम इस पे आगे पढ़ना शुरू हुए, 50 मेटल्स, 30-40 नॉन मेटल्स मेरे सामने आए, राइट। अभी तक हम इलेक्ट्रोड सिर्फ मेटल की बनाना जानते हैं, कॉपर की रॉड लगा दो, जिंक की रॉड लगा दो, तो सॉलिड की तो रॉड लगा दी, उसको बोल दिया इलेक्ट्रोड। नॉन मेटल की भी रॉड्स बन सकती हैं, वो अगले साल आपको डिटेल बताया जाएगा कि गैस की कैसे इलेक्ट्रोड बनती है। प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर गैस को चिपका देते हैं, वैसे बनती है। अभी तो मैं बड़ा ऐसा टिपिकल सी लाइन बोल रही हूँ, 12th का पार्ट है ये। तो जब देखा गया तो पता चला कि हम सारे एलिमेंट्स और आयंस को, जितने भी एलिमेंट्स या आयंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं, उनको एक साथ कंपेयर करना है। मेरे को उनको एक साथ कंपेयर करना है। जब भी किसी चीज को कंपेयर करना होता है तो उसमें एक ही पैरामीटर कंपेयर किया जा सकता है। यानी मैं क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकती, मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स को अलग कंपेयर करूंगी, 12th को अलग कंपेयर करूंगी, और मेरे को दोनों के लिए अलग अलग एनालिसिस देना पड़ेगा। लेकिन ये मुद्दा आया भाई, कुछ एलिमेंट्स तो ऑक्सीडाइज होते हैं, कुछ रिड्यूस होते हैं। अच्छा, अगर मैं देख लूं कॉपर, कॉपर जिंक के आगे तो हो रहा है रिड्यूस, लेकिन फ्लोरीन के आगे हो रहा है ऑक्सीडाइज। वही इसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आगे, भी आपको समझ नहीं आ रही होगी बात, थोड़ी देर बाद आएगी, मैं आपको बता रही हूं कि ऐसा हुआ। मैग्नीशियम के सामने लिथियम खड़ा कर दिया, तो मैग्नीशियम की मजबूरी होगी, उसको रिड्यूस होना पड़ा, उसको कैथोडिक कंटेनर बनना पड़ा, और लिथियम सबसे बड़ा दादा है यहाँ पे, सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लिथियम एनोड बन गया। उसी मैग्नीशियम के सामने ला दो जिंक, वही बात जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्लास 10th या 9th में बताई गई, जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब अगर उस रिएक्टिविटी सीरीज में आप सोडियम या मैग्नीशियम लाओ, तो उनसे ऊपर लिथियम था। तो अब उसमें आती है बात, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, मैग्नीशियम रिड्यूस भी हो सकता है। कैसे, सामने कौन सा कंटेनर है वो डिसाइड करेगा। अगर आपने मैग्नीशियम के सामने लिथियम का कंटेनर रख दिया, तो लिथियम, मैंने करके देखा, मुझे पता तो है नहीं, मैंने करके देखा लिथियम तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम को रिड्यूस होना पड़ा। उसी मैग्नीशियम के आगे मैंने कॉपर का कंटेनर रखा, तो पता चला वो मैग्नीशियम जो लिथियम के आगे रिड्यूस हो रहा था, अब वो किंग हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब मैं मैग्नीशियम को पढ़ूं किस कैटेगरी में, ऑक्सीडेशन में कि रिडक्शन में? मैं तो फंस गई।
इस बात के लिए अब मैं जो चीज आपको करा रही हूं, कम से कम 20-25 मिनट मेरे को दीजिएगा, तब क्लियर होगी। शुरुआत में हाथ मत खड़ा कीजिएगा, कहीं से तो मेरे को शुरू करना है, दिक्कत आएगी और जैसे ही खत्म करूंगी क्लियर हो जाएगा, तो उतनी पेशेंस रखना। इस फाइट को दूर करने के लिए कि भाई आखिर पढ़ें कैसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, तो उसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन एक डेवलप किया गया। जैसे एसआई यूनिट्स हैं कि भाई आप लेंथ को हमेशा मीटर में दोगे, वैसे एक कन्वेंशन दिया गया, आप जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है हर एक का पोटेंशियल रिडक्शन में दो। ओके, यानी कि सबसे पहले आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरे को एक बात ध्यान रखनी है, सारे एलिमेंट्स आयंस को मानो रिडक्शन हो रहा है, एज्यूम सबका ही रिडक्शन हो रहा है दुनिया में। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन दूं, 2 प्रोटॉन को, तो वो H2 गैस बनाएगा। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो लगे जी आपने नॉन मेटल लिखा है, नहीं, आयरन 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाऊं, मैं जबरदस्ती करवा रही हूं, एज्यूम कर रही हूं, अगर करवाया तो उसका रिडक्शन होगा। जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराए, उसका रिडक्शन होगा। ब्रोमाइड को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराए, क्या कर दिया मैंने, ब्रोमाइड को कैसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराए जा सकते हैं, 2 को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराए तो क्या बनेगा, ब्रोमाइड। यानी मैंने आंख बंद करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू को मान लिया, भाई हर चीज का सोचो कि रिडक्शन होता तो क्या होता। हमें पता है 2 कंटेनर है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, और इसकी हल्की सी झलक मैंने लास्ट क्लास में दे दी थी। ईएमएफ में दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि आपको आज उसका डिटेल लूंगी कि अभी थोड़ी देर के लिए सोचना है सभी का रिडक्शन होता तो सबकी वैल्यूज, तो यानी इफ एनी ऑफ दीज मेड एनोड, ये 4 मैंने आपको बताया कि मैं क्या एज्यूम कर रही हूं, मैं एज्यूम कर रही हूं इन चारों का रिडक्शन हुआ तो उनकी वैल्यू इतने वोल्ट होगी, सिर्फ वैल्यू देने के लिए, टेबल बनाने के लिए। अब इनमें से कोई भी एक अगर आप एनोड बनाओगे, तो फॉर्मूला ऑफ ई नॉट सेल यूजेस दिस वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने एक नेगेटिव साइन लगाया है कि भाई ये जो आयरन है ना, आप वैल्यू पुट करो रिडक्शन की, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आ गया कि आप वैल्यू आपको दी ही रिडक्शन की जाएगी, यूज ही रिडक्शन की कर सकते हो, लेकिन है तो ये एनोड। तो मेरे उस फॉर्मूले में आप ध्यान दीजिएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड है। एनोड के आगे माइनस क्यों लगाया फॉर्मूले में, क्योंकि एनोड की वैल्यू जो आप पुट करोगे ना उठा के, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पुट करोगे, वो पुट करनी पड़ेगी आपको रिडक्शन पोटेंशियल की, उसको ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए उस फॉर्मूला में माइनस है। नेवर टच दैट माइनस एंड नेवर चेंज वैल्यू कि एनोड की आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो, उस पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी, दिस कंफ्यूजन विल अगेन बिल्ट अप, वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड कि देखो क्या गलती हो रही है, तो वो गलती होगी, इसलिए मैं भी पहले नहीं करवा रही, पहले कॉन्सेप्ट दे रही हूं। तो यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी फ्रॉम क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू, ये सबकी कॉपी में आ जाए कि हम सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना मान के रिडक्शन पोटेंशियल मान के चुपचाप चल रहे हैं। इसका ऑब्जर्वेशन अभी आपके सामने आएगा, अभी थोड़ी देर के लिए कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। आई होप शौर्य, कनिष्का, आपको क्लियर हो रहा है, अंकिता। सो इसमें मैं किसी भी चीज का रिडक्शन ही मान रही हूं। फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकाली कैसे जाती, दैट इज डीप टॉपिक ऑफ क्लास 12th, जो अभी नहीं लिया जा सकता, बट 12th की शुरुआत वाले दिन ही लिया जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन नोटेड एवरीबॉडी। अब इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप हर एक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एक कन्वेंशन को मान रहे हैं, उसका फायदा नुकसान उससे कैसे सोच कैसे पाएंगे, ये कैसे हो सकता है, हो तो ऑक्सीडेशन रहा है और आप बात कर रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल में, यस, ये सोचना पड़ेगा अब आपको। सो इस बात को अब थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं जो मैंने लिखवाया। मैंने शायद आप लोगों को अंडर एस्टिमेट किया और इस बात को काफी डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की, क्योंकि मेरे 2 साल काम आने वाली बात है। हो सकता है मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया हो, बट आई एम सिंप्लीफाइंग द फैक्ट जो भी बता के आई। अक्सर क्या देखा गया, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स इमेजिन करो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पढ़ के आए हैं, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, फटाक से इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार होते हैं, कोई सामने आ जाए। सोडियम को तो मैं एटमॉस्फेयर में नहीं ला पाती, एकदम बर्न हो जाता है। मेटल्स जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को तैयार रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, टपाक से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। जनरली मेटल्स सारे, मेरे पास 56 मेटल्स हैं, जनरली मेटल्स आप देखोगे वो एनोड ही बनेंगे,
वो ऑक्सीडाइज ही होंगे दिस। और अगर मैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिपोर्ट करती, भाई इलेक्ट्रोड पे जो हो रहा है मेरे को तो वही रिपोर्ट करना अच्छा लगता है आज तक, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिपोर्ट करती तो उसकी वैल्यू आती x वोल्ट। बट वी हैव टू रिपोर्ट इट्स रिडक्शन वैल्यू, एज्यूमिंग अगर इसका रिडक्शन होता तो उल्टा हो जाता, इसका रिडक्शन होता तो रिएक्शन भी उल्टा होता। और वोल्टेज के सामने कभी नेगेटिव सुना है आज तक वर्ड? कभी नहीं सुनोगे कि इसकी वोल्टेज माइनस दिस है। ये क्या होता है माइनस दिस? तो माइनस आना वोल्टेज के आगे मतलब क्या है? आपने किसी साइन कन्वेंशन का रिस्पेक्ट किया है, आपने इसको उल्टा किया, थी तो वैल्यू वी ही, जो भी वैल्यू थी अभी उसी को पकड़ेंगे। और इसी तरह से नॉन मेटल्स में देखा गया अक्सर वो तो रिड्यूस ही होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी तरह से आप और भी नॉन मेटल, अभी मैं सारे बोलना नहीं चाह रही, ऑक्सो आयंस, बहुत सारी चीजें आप देखोगे उनका स्वभाव है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है उनकी, ऑक्सीजन फटाक से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को ढूंढते हैं, कोई ना भी देना चाहे तो उससे छीन लेते हैं। तो नॉन मेटल्स का नेचर क्या है? जनरली रिड्यूस। ये इस तरह से लिखिएगा, 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आना है। आज की डीपीपी 12th वालों की दी है आपको मैंने पूरी, ये सारा 12th में काम आना है। आज का टेस्ट भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का पहला जो टेस्ट लेती हूँ 12th में वो वाला डाला है आपका। पिछले सालों मैंने ये टेस्ट नहीं लिया, इस टॉपिक का टेस्ट ही नहीं लिया कि चलो संभाल लें बच्चे वही बहुत है टेस्ट तो क्या लूं। आज मैंने 12th का फर्स्ट टेस्ट आपको दे दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो अब इसमें नॉन मेटल्स में क्या होता है? जनरली वो होते हैं रिड्यूस। उनकी आदत क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू सपोर्ट करती है। इट मींस व्हाट? इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आई y वोल्ट, वो एज इट इज हम रिपोर्ट करेंगे विदाउट अ चेंज इन साइन। वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड कन्वेंशन से वो मैच करता है कि आपको हर एक की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में रिपोर्ट करनी है। जिसका हो ही रिडक्शन रहा है तो उसकी तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बिना साइन चेंज किए, कुछ भी बिना किए, एज इट इज वैल्यू रिपोर्ट करूंगी। यानी इस डिस्कशन से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला? छोड़ दो पेन, छोड़ दो, एक मिनट, मैं हट रही हूं सामने से। इस डिस्कशन को अगर सुना हो आपने तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला? अब मैं अगर आपको वैल्यूज का एक टेबल दिखा दूंगी, आएगा ये वैल्यूज का जब टेबल दिखा दूंगी, जितनों के भी आगे नेगेटिव है, इसका क्या मतलब होगा? ये सारे मेटल्स थे, इन सब का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जबरदस्ती इस टेबल में फिट करने के लिए इनको उल्टा किया है। इनका नेचर तो ये था, इनको तो ऑक्सीडाइज होना पसंद था, लेकिन एक ही टेबल में डालने के लिए ये किया। यहीं से आपको क्लास 10th में एक्टिविटी सीरीज उठा के दे दी। इसी को पढ़ना है अब मेरे को, यहां तक लाने लायक बना रही हूं कि इस टेबल को फटाक से देखते समझ जाओ, जिसके आगे माइनस वो मेटल ही होगा, क्योंकि मेटल का नेचर है ऑक्सीडाइज होना। और जिसके आगे पॉजिटिव पक्का नॉन मेटल होगा। सारे नॉन मेटल हैं, बट कुछ चीजें तो आएंगी अभी। बट यहां पर जो कंक्लूजन किया, नाउ यू कैन कंटिन्यू आफ्टर लिसनिंग टू दिस। मेटल जितने भी हैं जनरली उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आप देखोगे नेगेटिव में है, जो मुझे ये बताता है कि उनके रिडक्शन को एज्यूम किया गया है, जबकि उनकी इच्छा क्या रहेगी? ऑक्सीडाइज होने की, एनोड बनने की। ऐसा हमें एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन के अंडर प्रेशर में मानना पड़ा। अब करिए नोट, और ये आपको 12th में बहुत काम आएगा, उस हिसाब से इसको समझिए, नोट करिए, अंडरस्टैंड करिए। ऊपर कर दो, थोड़ा फास्ट करना बालक। चल ठीक है, इतना और ऊपर। आज के टेस्ट में एक भी क्वेश्चन गलत ना करें, बेटर है छोड़ दें। नेगेटिव मार्किंग पे अब पकड़ना शुरू करिए, हो गया स्कूल एग्जाम आपका। ये जो 10 में से 10 या 9 में से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की होड़ है वो गलत है। आज हर कोई कोशिश करेगा जिस क्वेश्चन में इतना सा, यानी आज के बाद आप नेगेटिव वैल्यू देखें तो इस बात पे ना परेशान हो कि हम क्या करेंगे इसका। आपको कुछ नहीं चेंज करना, आपको फॉर्मूले में विद नेगेटिव पुट करना है बस। किसी भी फॉर्मूले में आपको चेंज अगर करना है तो वो ट्रिक सब मैं उसी का वेट कर रही हूँ, एक बार समझा लूं। डीपीपी के क्वेश्चन में वही ट्रिक्स ढूंढनी है हमने, आज डीपीपी के मैक्सिमम क्वेश्चन यही करेंगे। सो इसके बाद हटा लें जी, हो गया सबका नोट। चलिए अब इसके बाद स्पेशल कुछ चीजें,
कुछ नोबल मेटल्स, यानी नोबल मेटल कौन से होते हैं? जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, आलसी, सुस्त, ज्यादातर रिएक्ट नहीं करते, जो कि पुराने जमाने में कॉइन्स बनाने के या बर्तन उस मेटल के बनते रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉइन्स बनते रहे हैं, ज्वेलरी आज भी बन रही है। ऐसे मेटल जो नॉर्मली ऑक्सीडाइज होना ही नहीं पसंद करते, तो उन पे ना हवा पानी का रिएक्शन होता है, ना एसिड्स का रिएक्शन होता है, ना बेस का रिएक्शन होता है, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में आपको नीचे नीचे बताए जाते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एक आधा और मिल जाएगा, वो मैंने आपके खोजने के लिए रखा, अभी आप खोजोगे उसको उसी टेबल में। कुछ ऐसे मेटल और कुछ ऐसे आयंस, कुछ मेटल्स और कुछ मेटल के आयंस, जैसे कि कोबाल्ट। कोबाल्ट जब अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो कोबाल्ट 2+ में आता है। ये एक मेटल के आयन का रिड्यूस होना है, जो नेचर में वो पसंद करता है, फेवर करता है, स्पॉन्टेनियस होता है। मेटल के बहुत से आयंस हैं जो रिड्यूस होना पसंद करेंगे, नॉट टू मेटल, कोबाल्ट में नहीं कन्वर्ट हो रहा ये। तो ऐसे कई जगहों पे आपको दिखेगा कि मेटल या उसके आयंस रिड्यूस होने की इच्छा रखते हैं, वहां पर उनकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की होगी, उनका रिडक्शन पोटेंशियल एज इट इज रिपोर्ट किया जाएगा, और शायद वो कैथोड बनाए, मेटल होते हुए भी शायद वो कैथोड बनाए। तो कॉपर तो आपने देखा है पिछली क्लास में, डेनियल सेल, इसने कैथोड बनाई है, क्योंकि इसके सामने आपने इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल रख दिया। तो अब इस बात को समझिएगा, रिएक्टिव मेटल का मतलब आज के बाद क्या है? 10th क्लास से या इससे पहले आपसे पूछते थे एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, तो आप क्या बोलते हो? जो जल्दी रिएक्ट कर जाए। हाउ पैथेटिक इज दिस इंफॉर्मेशन? जो जल्दी रिएक्ट कर जाए वो रिएक्टिव मेटल है? क्या मतलब है? मेटल रिएक्ट कैसे करता है, अब आप बताओगे। मेटल रिएक्ट करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे टू वो मेटल जो नीचे है। यानी अगर मेरे को सेल बनाना है, सोच के देखो आगे के टॉपिक के जाने से पहले ही, अगर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से मैं सोडियम उठा लूं और कॉपर उठा लूं, सेल बन जाएगा? सोडियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो मेरे को सेल बनाने के लिए बस क्या करना है? कुछ ऐसा करना है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन फेंके और कॉपर को एक्सेप्ट करने पड़े, सेल बन जाएगा। तो एक्टिविटी सीरीज का ये मतलब है कि मेटल्स जो जल्दी ऑक्साइड अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं वो ऊपर, और जो देर से ऑक्सीडाइज करते हैं वो नीचे। तो ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दी कि कुछ मेटल हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगी, बिकॉज दे टेंड टू रिड्यूस, दे हैव द टेंडेंसी टू रिड्यूस ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन। वो आप रीजंस तो क्लास 12th की इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि ऐसी क्या दिक्कत हो गई इन मेटल्स को कि ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होते। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो 11th में नहीं पढ़ाई गई है, वो 12th में पढ़ाई जाएगी। डी ब्लॉक एलिमेंट तो आपको 11th में नहीं हैंडल कराया जाता। नोटेड? जिस पे आज की पूरे क्लास की हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज का कलेक्शन है एक टेबल में। तो अब आप इसमें देखिए, इसको डिफाइन कर रही हूं मैं, पता नहीं कभी कोई ये डेफिनेशन पूछता भी है कि नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू बुकिश लैंग्वेज। arrangement of elements or ions in decreasing order of reduction potential value in a table or increasing order। एनसीईआरटी में देखोगे शायद उल्टा होगा, मतलब ये कैसे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसी में भी आप लिस्ट कर दो सारे एलिमेंट्स या उनके आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, उस टेबल, उस लिस्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बस एक ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मेरे को सबके पेन डाउन चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी क्लास इस स्लाइड पे डिपेंड करती है। इसके बाद तो क्वेश्चंस हैं, बस एक एक एप्लीकेशन, उसके दो दो तीन तीन क्वेश्चंस। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके ये दिखाऊं, आई होप दिख रहा हो सबको। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे ऊपर कौन है प्रिया इसमें? लिथियम। और सबसे नीचे कौन है बच्चों? इससे एक बात दिखती है, सबसे ऊपर सबसे छोटी वैल्यू है। मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा है यहां पर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी हुई ना, तो छोटे से बड़ा जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू इसकी है। इसका क्या मतलब लोगे अब तक की क्लास के हिसाब से? मैम थोड़ा जूम कर दो, यहाँ दिख नहीं रहा। ओके बच्चे,
सबसे ज्यादा वैल्यू अगर लिथियम की है प्रभनूर, इसका क्या मतलब? सबसे कम वैल्यू लिथियम की, इसका क्या मतलब है? मोस्ट मेटालिक के बजाय, मेटालिक का मतलब हम तो लेते हैं सोनोरस, लश्चर, प्रोड्यूसेस, मतलब सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। परफेक्ट। कुछ और? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और कोरस में आया एनोड बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है। हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ। भाई 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 भाई, अभी रुको ना, बिल्कुल सही, लेकिन अभी रुको। एस ब्लॉक नाम का चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। यस, और ये मैं बता चुकी हूँ एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। उससे इसके रिड्यूस होने या ऑक्सीडाइज होने से क्या लेना देना है? ऑक्सीडेशन का मतलब, आप ये देखिए, ऑक्सीडेशन चार्ज या नंबर का मतलब ये नहीं है इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए, इसके कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुए। ये जो ऊपर हम लिख रहे हैं लिथियम के ऊपर, यहाँ पॉजिटिव लिखा होना चाहिए था दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसने दे दिया, पार्टिसिपेशन। तो ये कंफ्यूजन आ सकता है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जहां तुम गई हो वहां पर सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखवाऊंगी। ई नॉट वैल्यू याद की थी आपने रेडॉक्स में? वाई लिथियम इज पावरफुल, मोस्ट पावरफुल डैश एजेंट। कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर यू श्योर? एनीवेज, हो गई गड़बड़। अब आप मेरी बात सुनिए। लिथियम की वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है इसका नेचर था ही नहीं ये करने का, आपने नेगेटिव लगा के जबरदस्ती इसको एज्यूम किया है। इसका नेचर क्या था? लिथियम का नेचर था वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता, ऑक्सीडाइज होता। जिसके भी आगे तुमने नेगेटिव साइन लगाया सारे जबरदस्ती वाले ही तो हैं। ये सारे क्या होना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है सेल्फ ऑक्सीडाइज, तो ये क्या होगा सबसे अच्छा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका एस ब्लॉक का पहला ही क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इसकी ज्यादा है। तब आएंगे आपके बात पे। अब भी आपने अगर ये सोचना शुरू कर दिया इसकी आयोनाइजेशन थेरेपी वगैरह वगैरह, वी विल क्रैश। सिंपली उतना सोचिए जितना बताया जा रहा है। ये सोचो ही मत कि यहाँ लिथियम है, यहाँ एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी है। जिसकी जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, उसकी उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, ये तो कह सकती हूं मैं, राइट? तो सबसे पहली चीज जो नोट करनी है मेरे साथ, आपने समझनी है, अब पहले समझिए फिर नोट करिए। ये आज की क्लास का गोल्ड अगर कोई मेरे से पूछे तो वो यही है। जैसे जैसे इस टेबल में आप देखते हो नीचे जाते हो, वैल्यू ऑफ ई नॉट इंक्रीज हो रही है। मानते हैं सभी लोग ये बात? ये जो भी मैंने 5-10 मिनट पहले बात करी भूल जाओ उसको, किसी को लगे तो बहुत ऊपर से निकल गया, नहीं, बिल्कुल बेसिक पे आते हैं। इसके अंदर मैंने ई नॉट वैल्यू की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आप सोचिए ये ई नॉट किस बात की वैल्यू है? रिडक्शन की। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या बताती है? कि वो रिड्यूस हुआ, यही बताती है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा टेंडेंसी शो करता है रिड्यूस होने की, कम है तो वो रिड्यूस होना नहीं चाहता। ये सिंपल सा बात है जो एक डे टू डे लाइफ के में भी आप नंबर से यही समझते हैं कि किसी के नंबर ज्यादा है मतलब उसको आता है, उसके पसंद का है, और जिसके नंबर कम है उसको नहीं आता, उसकी पसंद का नहीं है, कम। सो सेम हेयर, जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मिलेगी आपको, जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मिलेगी, वो चीज उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी टू रिड्यूस, कह सकती हूं मैं ये बात। हायर द ई रिडक्शन वैल्यू, हायर इज द टेंडेंसी, इच्छा टू रिड्यूस। और जो जितनी जल्दी रिड्यूस होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एग्रीड? यानी इस टेबल में जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं, ई नॉट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो मुझे बताइए जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर उसका क्या हो रहा है? बढ़ रही है कि घट रही है? डिक्रीज हो रही है। सिर्फ एक ये चीज पकड़ लो वाया दिस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्स कर दोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर इंक्रीजेस एंड रिड्यूसिंग एजेंट बनने की कैपेबिलिटी डिक्रीजेस। पहले इस बात को समझिए
और लिखिए और मुझे बताइए, मुझे दोबारा बताना है तो आई एम ओके विद इट। दोबारा बता दूं? आप एक चीज सोचो, अभी मैं इसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको। इस टेबल को मत देखो, एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है वाई, एक स्पीशीज है एक्स और एक है वाई। एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -1 और वाई का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है +1। किसकी ज्यादा है? +1 वाली, वाई। वाई की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है तो उसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस ज्यादा है। अगर उसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस ज्यादा है मतलब सेल्फ रिड्यूस हो रहा है। सेल्फ रिड्यूस होने वाली चीज क्या करती है दूसरे को? वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो खुद लपक के रिड्यूस हो रहा है वही तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। आपको बताया था सेल्फ रिड्यूस मतलब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं, हंशिका, नींद नहीं लानी चाहिए, टेबल में ऊपर वाले ये 0 मैंने मार्क किया हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन की E0 आपको हमेशा याद रहना चाहिए, 0 होता है। ऊपर वाले जो हैं सारे नेगेटिव हैं, हाँ या ना? जिनके आगे नेगेटिव वैल्यू है, एज, अब उठाना मत, गिरे रहने देना उसको, एज कंपेयर टू 0, ये क्या होंगे? ऑक्सीडाइज की रिड्यूस? ऑक्सीडाइज। इज शी करेक्ट? ये है 0। ये सब कुछ अगली स्लाइड्स पे आने वाला है एक एक करके, लेकिन मैं सिर्फ जो लोग खो गए हैं, सो रहे हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं उनको जगा रही हूं। ये है 0, एग्रीड? इससे ऊपर सारे क्या हैं? नेगेटिव। ये सारे के सारे 0 के मुकाबले वैल्यू कम है। कम वैल्यू का मतलब क्या है? नॉट हैप्पी टू रिड्यूस। कम वैल्यू का मतलब यही है कि आई एम नॉट हैप्पी टू रिड्यूस। इफ आई एम नॉट हैप्पी टू रिड्यूस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन मींस आई एम हैप्पी टू ऑक्सीडाइज माई सेल्फ। If I am happy to oxidize myself, it means I am a good reducing agent. जो खुद reduce नहीं होता वो दूसरे को करता है। कैसे मर्जी याद कर लो इस बात को। अब मैंने जितनी बार पूछोगे उतनी बार अलग तरीके से बताऊंगी। किसी को कुछ क्लिक करता है, किसी को खुद क्लिक करता है। जो खुद रिड्यूस नहीं होगा वो दूसरे को करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो दूसरे को करेगा। करना तो है। अब इस बात को, टेबल को मत बनाने लग जाना, ये हमेशा गिवन होंगी वैल्यूज। यस, नोट मैम जो करिए जी, राइट में बोलो। लिखा है वैल्यू ऑफ ई इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर डिक्रीज होगी, पर नीचे हाँ, लाते लाते तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते रहते। एक सेकेंड, E0, एक सेकेंड, अगर मैंने, एक सेकेंड तो मैं दोबारा बताती हूँ। E0 वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, उसका मतलब क्या है? E0 वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है शौर्य, तुम बताओ? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन कह लो, या टू रिड्यूस। टू रिड्यूस। यस। और क्लैरिटी के लिए सेल्फ लिख लेते हैं। अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ गई। अगर यस मैम। अपने आप को रिड्यूस करने की किसी की टेंडेंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन गेन करने को तैयार है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ गई। यस मैम। जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो सामने वाले को जल्दी ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो मैंने क्या डिक्रीज लिखा था क्या? यस मैम। सॉरी, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट। ओके। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये टोटल मेरी गलती है भाई, माय फॉल्ट। वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। जो खुद रिड्यूस जल्दी होगा वो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। जो खुद रिड्यूस नहीं होगा वो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। जो खुद हो रहा है उसका उल्टा सामने वाला। खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाला अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद रिड्यूस होना उसको पसंद नहीं तो मजबूरी है, सामने वाले को रिड्यूस होना पड़ेगा। अब ये बताने में, लैंग्वेज में मैं कभी भी कुछ भी बोल दूं, हर बार आप मेरे से पूछोगे मैं अलग लाइन बोल दूंगी और आप परेशान होगे। आपको इन दोनों में से जो पसंद आया पहले तो वो लिख लीजिए यहां, जबकि मैंने सीधा लिखा है। यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, वहां शायद मैं डिक्रीज लिख गई थी। लेकिन जब तक इस पे 2-3 क्वेश्चन नहीं कर लोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। हर बार किसी की कंफ्यूजन में हम खुद कंफ्यूज होंगे। पहले बताइए, दोनों चीजें नोटेड। अब क्वेश्चन करते हैं, जहां कंफ्यूज हुए वापस इस टेबल पे आएंगे। ठीक है, यही है असली मुद्दा। ये क्लियर होते ही मैं बैलेंसिंग की दूसरी मेथड पे बड़ी आसानी से शिफ्ट हो जाऊंगी। चलिए, पहले तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो मुझे एक टॉपिक लाना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मेरे को फायदा क्या है। व्हाट इज द एप्लीकेशन? मैंने क्यों पढ़ ली, क्यों समझ लिया? सबसे पहला फायदा जो पिछली स्लाइड पे हम डिस्कस कर रहे थे, पहचान पाना कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट।
तो अब जवाब आप लोग देंगे, मैं नहीं, राइट? आपके सामने XYZ 3 लिखे हैं एलिमेंट, आयन वॉट एवर स्पीशीज, उस पर दिमाग नहीं लगाना, तीनों की ई नॉट वैल्यू। जब जी रिड्यूसिंग एजेंट की पावर का ऑर्डर लिखाइए, चाहे बड़े से छोटा, स्ट्रॉन्ग से वीक, वीक से स्ट्रॉन्ग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वॉट एवर। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिख के बताओ इन तीनों में से, XYZ में से। X will be the most strong reducing agent क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम, नेगेटिव। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम, वो खुद रिड्यूस नहीं होगा। वो खुद रिड्यूस नहीं होगा तो वो क्या करेगा? सामने वाले को रिड्यूस करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो X इसमें सबसे आगे आया। उसके बाद नदीश, Y। Y और Z में किसकी वैल्यू बड़ी हुई? Z की। छोटी किसकी हुई? Y की। Y की छोटी वैल्यू नहीं होगा रिड्यूस, तो क्या होगा? जो खुद रिड्यूस नहीं होगा वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस, Z की तो सबसे ज्यादा वैल्यू है, वो तो इन तीनों में टपाक से रिड्यूस हो जाएगा। जो खुद रिड्यूस हो जाएगा वो कभी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन ही नहीं सकता, उसको मैं लिखूंगी बिल्कुल पीछे। नीचे वाला खुद करिए अपनी क्लैरिटी के लिए, मेरी लैंग्वेज से मत चलिए, क्रिएट योर ओन लैंग्वेज। बताना शौर्य, अंकिता, कनिष्का बताना। कनिष्का ऑफलाइन कब से आना शुरू हो पाओगे? योर हेल्थ इज ओके? Yes, ma'am, maybe from next class. बस तो ठीक है बच्चा जी, आना शुरू करिए, ठीक है? वापस अपने रूटीन पे Yes, आओ। ma'am. पलक हो गया? जसकरण बताना सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी, एवरीबॉडी। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सबसे जल्दी रिड्यूस हो। सबसे जल्दी कौन रिड्यूस होगा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो जब आपने सी सबसे स्ट्रॉन्ग बता दिया तो रेस्ट यू कैन डू। जिसने सी बता दिया मतलब कॉन्सेप्ट आ गया, बाकी का वो कहाँ ए लगना है कहाँ बी लगना है वो आप करेंगे। फिर भी अगर लगा अभी मुझे, थोड़ी देर बाद मैं दोबारा ये पूछूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हिलने में 1 सेकंड नहीं लगता, तो थोड़ी देर बाद विल डू दिस अगेन। एक बार देख लेना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। चलिए जी, सेकंड एप्लीकेशन नोट हो गया था पिछली स्लाइड का? सेकंड एप्लीकेशन वो जो आपको पहले ही दे दी गई 9th क्लास में, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, जिसका मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। इतनी देर में जो ई नॉट की कहानी सुनाई उसमें एप्लीकेशन जा चुकी है, तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, मेरे साथ साथ बस लिखिए, मुझे आगे क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल करना है, वो नीचे मिल जाएगा आपको। जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते हैं। ये लाइन आपने बहुत बार पढ़ी है, आज इस लाइन को समझेंगे। ये लाइन पढ़ी हुई तो बहुत बार है कि रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये लाइन लिख लें तो फिर मेरे पे सुनने पे आइएगा जरा आप। पहली लाइन लिख लीजिए, रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा इधर देखिएगा सभी लोग। अगर मेरे को पहले तो ये बताइए, रिएक्टिव सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? इसकी वैल्यू देख के बताना। आज के बाद आप ये नहीं पूछ सकते रिएक्टिव का मतलब क्या है। मेटल के रिएक्टिव का मतलब एक ही है, मेटल की लाइफ एक ही रिएक्शन के लिए बनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? ये। क्यों? इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है, ये रिड्यूस होगा ही नहीं, ये हमेशा टपाक से क्या होगा? ऑक्सीडाइज। और मेटल को तोलते ही ऑक्सीडेशन में है। जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो गया वो ज्यादा रिएक्टिव। रेडॉक्स की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज इतनी गंदी है, इतने मुश्किल क्वेश्चन हैं, अगर आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज 11th की देख लें तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हैं जिनको कराने में हम भी बचते हैं। आई एम गिविंग यू दिस इनपुट कि बच्चे कम ही पूछें ये क्वेश्चन, बहुत खराब है। इसकी एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चंस है थ्योरेटिकल, फोटोसिंथेसिस वगैरह को लेके बहुत कुछ मिलेगा आपको,
और मैं उन्हीं को बताऊंगी जो डाउट में पूछेंगे। क्लास में भूल जाना, मैं वो 6 क्वेश्चन लूंगी, क्योंकि उस 6 क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं 5-6 जितने भी हैं उन्हीं को बताए जा सकते हैं जो इस लायक बने कि आके पूछें। वो बांटने वाले क्वेश्चंस नहीं है, बहुत प्यारे क्वेश्चंस जिसमें ये बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब मुझे आज के बाद ये पता होना चाहिए मेटल के रिएक्टिव होने का मतलब क्या होता है। मेटल के रिएक्टिव होने का मतलब होता है उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करना, उसका ऑक्सीडाइज होना। ठीक है जी। अब मैं ये यानी इससे मुझे एक बात पता चलती है, ये तो मेरे को 9 से पता है, नथिंग न्यू, और इससे होने वाला भी कुछ नहीं है जो लाइनें आप रट के आए हुए हो। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एंथैल्पी करते वक्त पता चला उसका मतलब क्या था, वहां यूज होना था वो। तो सिमिलरली ये भी, जिस भी मेटल का ई नॉट ज्यादा नेगेटिव है वो ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ या ना? वो कम नेगेटिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, सोल्यूशन से धक्का मार देगा। जिसका ई नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव। अब इसको मैंने केमिस्ट्री में इक्वेशंस में कैसे लगाना है, ये मैं आपको अब क्वेश्चन आपके पास जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो आप कहोगे मेरे को रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं। ठीक है, यहाँ कॉपर और मैग्नीशियम दे दिया, मैं अगर एक्स और वाई दे देती और नीचे उसकी वैल्यूज दे देती, एक्स सल्फेट प्लस वाई गिव्स वाई सल्फेट प्लस एक्स। आप डीपीपी में देखोगे एक्स वाई जेड है, क्योंकि आधे तो बच्चे याद कर लेते। तो एक का पोटेंशियल पॉजिटिव में, एक का पोटेंशियल नेगेटिव में है। अब आपने वो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के तरीके से किया तो गए, क्योंकि एक्स वाई में तो आप कर ही नहीं सकते। नेगेटिव वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ये क्वेश्चन मेरे आज के टेस्ट में XYZ से मिलेगा, मेरी डीपीपी में मिलेगा। यस, मैग्नीशियम, अब ध्यान दीजिए इस पे करना क्या है। मैग्नीशियम उसकी सॉल्यूशन, सल्फेट कॉपर सल्फेट की तो सॉल्यूशन ही है, मैग्नीशियम तो मेटल के टुकड़े डाल दिए मैंने, मैग्नीशियम कॉपर को धकेल के बाहर कर देगा। ये तो क्लास 9-10, लेकिन अब मैं क्या बोलूंगी, मैग्नीशियम कॉपर के मुकाबले ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन दिखाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे ही मैग्नीशियम को पता चलेगा मेरे से कमजोर 2+ में है, गेट लॉस्ट, आप रिड्यूस होइए। क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू के हिसाब से टेंडेंसी पावर मेरी ज्यादा है, मेरे को ऑक्सीडाइज होना है। आप कैसे ऑक्सीडाइज हुए पड़े हो यहाँ पे? इमीडिएटली मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और कॉपर को मजबूरी में अपनी सॉल्यूशन से बाहर निकल के कॉपर नीचे जम जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। अब आपसे मैं पूछूं, इसमें मैग्नीशियम ने कॉपर का क्या किया? रिडक्शन। मैग्नीशियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Why? Because it has high tendency to oxidize. NCERT वाले 11th में भी रिसीव करेंगे, 12th में भी। गलती से भी ये मत सोचना मैं कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ा रही हूं। तो ये बात आपके पास आज ई नॉट वैल्यू देख के आप बता दोगे, और ये नीट का क्वेश्चन है XYZ W, 4 एलिमेंट, चारों की ई नॉट वैल्यू, और ये मेरे आज के टेस्ट में शायद मिलेगा, मतलब मेरे को जहां तक ध्यान है। स्टेटमेंट 6 दे दी, ढूंढो इसमें से कितनी स्टेटमेंट सही है भाई, ये सोचो आप। 4 एलिमेंट दे दिए, चारों की वैल्यूज दे दी, और उसमें क्या कहा है? एक्स कैन डिस्प्लेस वाई, एक्स कैन डिस्प्लेस बोथ वाई एंड जेड, जेड कैन डिस्प्लेस ऑल 3। भाई 4, 5, 6 स्टेटमेंट्स दे दी, हम छठी तक पहली भूल जाते हैं क्या है। ये एक आसान क्वेश्चंस में गिना जाता है, ये मुश्किल में नहीं गिना जाता। लेकिन इस लायक बनने में यही हमें पेशेंस रखनी है कि चीजें अप्लाई करें। नाउ नोट इट, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये पूरा नोट करिए, इसके नीचे का आपको अपने आप समझ आ जाएगा अगर ऊपर का समझ आ गया है तो, कि अब किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है? हाइड्रोजन की 0, नहीं सॉरी कॉपर की प्लस। अब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। कॉपर का HCl से नो रिएक्शन, तभी कॉपर को यूटेंसिल्स बनाने, कॉइन्स बनाने और ज्वेलरी बनाने के इस्तेमाल किया जाता है, कि नॉर्मली ये एसिड्स के आगे भी सुस्त पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो पॉजिटिव वैल्यू है, आई लव टू बी इन रिड्यूस स्टेट कॉपर, मैं ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता हाइड्रोजन के सामने, आई कैन नॉट रिलीज माई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा है। वही इलेक्ट्रॉन छोड़े रखेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, HCl विल बी इंटैक्ट, कॉपर नो इफेक्ट। अब आपसे अगर पूछा जाए कॉपर का HCl से रिएक्शन ना होना, एसर्शन, और उसका रीजन, और रीजन में आप एक्सपेक्ट करो भाई कॉपर एक्टिविटी सीरीज में नीचे है, नो। रीजन में आपको
ई नॉट वैल्यू के हिसाब से बात बोली जाएगी. यू हैव टू चेक इज इट अ करेक्ट रीजन. और ये भी मैंने आज के टेस्ट में दिया है कि कैसे आप एसर्शन रीजन मैनेज करोगे इसका जब तक ढंग से सोचोगे नहीं. डन? क्लियर एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं. सुजान, बोलो जी. हम हाइड्रोजन को 0 क्यों लेते हैं? ये स्टैंडर्ड माना गया है. देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी जब हम देख रहे थे तो पॉलिंग स्केल ने आर्बिट्रेरली फ्लोरीन को 4 ले लिया था. ओके. मैं यही डाउट में थी, यही डर रही थी कि कोई पूछ लेगा मुझसे. अभी तो मैंने ज्यादा जूम नहीं किया, नहीं तो तुम यहाँ ये SHE पढ़ लेते. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसको एक और नाम से जाना जाता है NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इट इज क्लास 12th पार्ट. शौर्य कि इसका 0 क्यों लिया. ठीक है. ओके. ये और इसका नाम, इसको बनाते कैसे, इसकी वैल्यू 0 क्यों, अच्छा उसका फायदा क्या, लेके कुछ और ले लेते. ये सब कुछ आपके क्लास 12th का हिस्सा है. अभी मैं बड़ी टेम्प्ट होती हूँ इस टॉपिक में कि मैं करा दूं, बट मैं याद रखती हूँ सामने 11th है. जी कुछ कह रहे थे नदीश? बस हाइड्रोजन से एक स्टैंडर्ड मांगना था. अगर मैं अभी ऐसे ही बोल दूं ना कि एक स्टैंडर्ड चाहिए था तो रखा गया हाइड्रोजन, सवाल आता है हाइड्रोजन क्यों, मरकरी की क्यों नहीं. तो कुल मिला के 4 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स ली गई. सबसे सही उसमें हाइड्रोजन रही. वो पहले मेरे को चारों पढ़ानी पड़ेगी. दैट इज क्लास 12th. अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स. मुझे सिर्फ वो बता दो इन चारों में से एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सबकी वैल्यू दे रखी है. सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे वो मेटल चाहिए. मैं बोल पा नहीं रही हूं, तुम्हारे आंसर पहले आ गए. दैट्स व्हाट इज द प्रिपरेशन. कि मैं क्या बोलूं मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तुम लोग आंसर दे रहे हो. मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस कर देगा इन राइट टर्म्स. जिसने मैग्नीशियम लगा लिया, बाकी फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर प्लस माइनस कंफर्म करने का लॉजिक नहीं बनता, आपकी इंसल्ट होगी उसमें. जी हो गए थर्ड फोर्थ क्वेश्चन. एनीवन जिसको इतना सा भी उसमें हो, क्योंकि ये चीज 12th में आपको दोबारा यूजुअली नहीं कराई जाती, एज्यूम किया जाता है रेडॉक्स करके आए हो. दिशा क्लियर है? प्रेशा क्लियर है? हाँ जी. की गल क्या दोबारा कराना है दसो. हाँ, वो तो मुझे पता है, ये अपना ही क्रिएटेड कंफ्यूजन और होना है, मुझे पता है. क्या क्या दोबारा बताऊं? हाँ तो अब मैग्नीशियम को भूल जाओ. हाँ जी डन. मैग्नीशियम कॉपर को हटा दो. कौन 3 बचे? ओके है. मैग्नीशियम तो सबसे आगे है. जिंक. अब इन तीनों की वैल्यू देना. जसकरण रुकना, इसको खुद निकलने दो. हाँ -1.6. इसकी सर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें? तो ये प्लस में है कि माइनस में है? तो तुम मेरे को गलत क्यों वैल्यू दे रहे हो? सारे मेटल है, सबकी माइनस में होगी. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई? मैं दे नहीं रही इतनी देर से. मैंने कहा है माइनस वाले सारे 0 से छोटे हैं. क्यों? पूरा मैथमेटिकल चल रहा है. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? ये जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो रिड्यूस होके राजी नहीं. वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज. वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो बाकियों को सॉल्यूशन से रिड्यूस करके बाहर भेज देगा. एल्यूमिनियम नेक्स्ट. सबसे आगे तुमने मैग्नीशियम लगाया, फिर एल्यूमिनियम लगाया. आगे ये प्लस माइनस ही तो बैलेंस करना है, वो खुद करो अब. जी ऑक्सीडाइजिंग पावर का उल्टा. ऑक्सीडाइजिंग पावर का उल्टा. अगर क्वेश्चन में जो वैल्यूज अगर दी हो और उसमें रिएक्शन में जैसे लिखा होता है ना Cr3+ से Cr पहुंच गया, तो अगर उसका हाँ. Cr से Cr3+ पहुंचता तो वैल्यू का साइन चेंज कर देते. यस अब आ रहा है ये भी चीज. ओके. अगर आपको रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है और ऑक्सीडेशन रिपोर्ट करना है तो आपको उल्टा करना पड़ेगा वैल्यू को. बिल्कुल वो भी मैं ला रही हूं. यस व्हाई दिस म्यूचुअल डिस्कशन. क्वेश्चन 4th हो गया. पता भी नहीं मेरे को क्या है, तुम्हारे पे ट्रस्ट कर रही हूं. चलिए अब आती है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसी के नीचे फिर और क्वेश्चन.
थर्ड एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड आउट फीजिबिलिटी ऑफ द सेल इफ आई टेक केयर ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स, ये क्वेश्चन आता है। इफ आई सी क्लास 12th, इसी लाइन से चैप्टर शुरू होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि सेल बनता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम 11th में ये पढ़ के आ चुके हैं, कौन सा सेल फीजिबल है, कौन सा सेल फीजिबल नहीं है। यानी मैं एक फैक्ट्री खोलूं सेल बनाने की, उससे पहले मेरे को अपने किसी केमिस्ट्री रिसर्च से ढूंढना पड़ेगा क्या इन दोनों के बीच सेल बन भी सकता है। तो वो आती है बारी ये पता लगाने की कि क्या कोई सेल फीजिबल है। तो ये देखिए, अगर ई नॉट सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो वो सेल स्पॉन्टेनियस है, फीजिबल है, बनेगा। वो बात अलग है आपकी रिक्वायरमेंट वो मीट कर पाता है कि नहीं कर पाता, बट सेल बढ़िया बन जाएगा। यानी किसी, और ये रहा हमारा लास्ट क्लास में डिस्कस डेनियल सेल, जिसका ई नॉट आप लोगों ने पॉजिटिव 1.1 निकाला था। ऐसा सेल जिसका ई नॉट पॉजिटिव हो और डेल्टा जी नेगेटिव हो, वो स्पॉन्टेनियस है। आई होप इतनी थर्मोडायनेमिक्स सबको याद है, 12th में बस थर्मोडायनेमिक्स की एक ही लाइन जाती है, हर वो चीज जिसकी डेल्टा जी नेगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस, या हर वो चीज जो स्पॉन्टेनियस है उसका डेल्टा जी आंख बंद करके नेगेटिव। तो यानी फॉर अ सेल टू बी फीजिबल आई नीड टू कंडीशन, एक तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, एक उसका ई नॉट पॉजिटिव होना चाहिए। राइट डाउन दिस एप्लीकेशन। डीपीपी 3 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 पे आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेल्टा जी का सिर्फ रोल ये है कि अगर वो नेगेटिव नहीं हुआ तो सेल फीजिबल नहीं है, बस अभी तो यही रोल है। नहीं, इसको रटना तो नहीं कह सकते तुम। क्या बात हुई, तुम्हारा नाम सारी दुनिया अगर पूछती है, तुम कहते हो नदीश, तो हम ये कहें हमें रटना पड़ेगा तुम्हारा नाम? इट इज रिडिकुलस। अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ा है तो तुम्हारे सामने है, ये रटी हुई चीज नहीं है, ये समझी हुई चीज है कि डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है, एक कन्वेंशन है। सॉरी, नहीं, मेरे को अगर फैक्ट्री डालनी है तो मैं नॉन स्पॉन्टेनियस सेल क्यों पढ़ूंगी जो बन ही नहीं सकते। मेरे को अगर सेल बनाना है, ये प्रोग्रेस ग्रोथ रिसर्च क्या होता है? यही होता है ना, मुझे इस बीमारी का इलाज ढूंढना है, मैं उस पर काम करूंगी कि बीमारी कैसे क्रिएट करनी है उस पर काम करूंगी। ये तो उल्टी गंगा बहाएगा भाई ये लड़का। नहीं नहीं, यही धमाका करना है यार, हम संभाल लेंगे, चाइना वाइना जाने की जरूरत नहीं है। चलिए डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। आई होप स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन नोट हो गई। डीपीपी 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2, शायद 5 पार्ट से। पहला पार्ट देखिए, अब वैल्यूज कहां से लोगे आप? बुकलेट है तो बुकलेट से टेबल खोलिए, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से टेबल खोलिए और ई नॉट की वैल्यू लीजिए। जिनके पास दोनों में से कुछ नहीं है उनके लिए चुल्लू भर पानी मेरे ग्लास में पड़ा है मेरे ग्लास में चुल्लू भर पानी, बस उसके आगे आपको पता है क्या करना है, शर्म आनी चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने बोला था बुकलेट लेके आना, मेरे को टेबल चाहिए कि इस गरीब को कोई उधार दे दो बुकलेट, या इधर मेरे होते हुए तू लाया बुकलेट तो छोड़ो, वो उसका नुकसान। मैं ये तो नहीं सोच सकती मेरे दोस्त का नुकसान हो रहा है तो मेरा भी चलेगा, रेदर उसको एक थप्पड़ मारूंगी कि तेरे चक्कर में मैं भी नुकसान में रह गया। सॉरी, यस, वो अभी धीरे धीरे समझोगे कि ये कैसे होता है, वो 12th क्लास है। हाँ जी, शौर्य, कनिष्का, सृष्टि, सृष्टि अभी तो ने अभी ज्वाइन किया है, तुम्हें पता भी नहीं होगा शायद चल क्या रहा है। अंकिता, भाई अब मनन बहुत हो गया, इधर उधर ताकना झांकना, आप तीनों के पास है कुछ? क्यों नहीं है आपके पास? डीपीपी तो मैंने दी है, ये मैंने दी है इसीलिए है आज। वेयर इज योर रेडॉक्स बुकलेट एंड एनसीईआरटी? किस दिन अब तुम्हारे पेरेंट्स से मेरा सामना हुआ ना फीस देने वाले दिन, मैं बुलाने वाली हूँ, मैं ये बताने वाली हूँ कि नवनीत और मनन और गुरतेज अपनी कॉपी बुक्स पूरी लेके नहीं आते। मैंने क्यों दी है रेडॉक्स की बुकलेट? तुम्हारे बच्चों के तो देखो काम नहीं आने वाली वो, ठीक है, काम तो तुम्हारे ही आनी है, ले आया करो। किसके लिए संभाल रहे हो उनको, हम और दे देंगे, लाया करो उसको। पड़ी पड़ी घिस रही है वहां पे, रद्दी में बिकेगी अगले साल, और मैं सुखना लेक पे जाऊंगी और वहां चने खरीदूंगी तो मेरी बुकलेट के पन्नों में मिलते हैं मेरे को भेलपुरी और चने, बड़ा जोर पड़ता है उस वक्त। तो ये मेरा बिगेस्ट फियर है, ये मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं अगर सुखना लेक पे जाके, मैं जब जाती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि इसमें वो जो भेलपुरी भर के दे रहा है वो मेरी बुकलेट का पन्ना नहीं होना चाहिए।
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, बट ये मेरा आज तक का बिगेस्ट फियर है कि मेरे को ये देखना ना पड़े। बट अब आप एक चीज समझिए, देखिए सभी लोग, एक जो इसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, फिजिबिलिटी ऑफ सेल पूछा है पार्ट 1, राइट? 2 इलेक्ट्रोड्स आपको दे दी गई, आप इलेक्ट्रोड की दोनों साइड देखेंगे नदीश, I नेगेटिव से I2 बन रहा है या I2 से I नेगेटिव बन रहा है, और उनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उठा के वैल्यू पुट करो एज इट इज, और ये सोचो इसमें से देना एक बार मेरे को देना। मैं एग्जैक्टली चलिए एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, कहीं आप कोई मिसकंसेप्शन ना खड़ी कर लें अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू यूज करके बताना है इन दोनों में सेल फीजिबल होगा कि नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सबसे पहले तो सेल रिएक्शन बनाओ, ऐसे ही हवा में थोड़ी, आपको अभी तो ये भी नहीं पता कौन सी कैथोड कौन सी एनोड, आप किसको कैथोड किसको एनोड मानोगे? तो एक पार्ट मैं कराती हूँ, उसके बाद घुसना इसके अंदर। ये पीडीएफ नहीं खोलो, पीडीएफ खोल रखा है? नहीं, किसी से बोरो कर लो, किसी टेबल पे तो 2 होंगी बुक्स हैं आपके पास, निहारिका आप लोगों के पास 2 हैं बुक्स, एक ही है? कोई ऐसा टेबल जिसपे एनसीईआरटी या बुकलेट 2 हैं? तो इन गरीबों को दे दो, तुम जाते वक्त थैंक यू बोल देना, बस पहुंचाओ इनके पास। 100 रुपए की एनसीईआरटी आती है और ये तो हम मुफ्त में देते हैं, तो भी नहीं लाई जाती इन पे, खराब लोग। और क्या, अगर इन दोनों में रिएक्शन हुआ, एनी सजेशन क्या होगा? रुको, लेकिन तुम लोगों ने तो फटाक से फीजिबल निकाल दिया, लेकिन गलती होते पारस पता नहीं चलेगी, क्योंकि इसके बेसिक में घुसो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है पूरी डीपीपी का, और ये मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से उठाया है। चेरी, तुम्हें क्या लगता है Fe3+ और I नेगेटिव में आएगा, किसी एक का तुम प्रोडक्ट बता सकती हो? I नेगेटिव का क्या होगा फ्यूचर? डोंट लुक एट एवरीवन प्लीज। अगर आप पारस, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया बिना वैल्यूज के तो क्या करोगे? क्योंकि आएगा फाइनली बिना वैल्यूज के। ये 12th तक आते आते आपको वैल्यूज की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। आई नेगेटिव का फ्यूचर क्या होगा? आई नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही। नहीं हरिका, जोर से बोला करो, बाकी लोगों को शर्म आए कि कोई है जो क्लास में दे रहा है, राइट? I2 यानी -1 से 0, क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। अगर एक का ऑक्सीडेशन मैं गट फीलिंग से निकाल लूं तो मैं दूसरे का रिडक्शन निकाल सकती हूँ। मैं आपको जिस लेवल पे आप सोच रहे हो उससे 2 लेवल ऊपर लेके जा रही हूँ इस वक्त। आप तो फटाक से सोच रहे हो मैं वैल्यूज देखूं, पुट करूं, फीजेबल है, काम खत्म करूं, नहीं, 2 लेवल ऊपर पहुंची है उससे। आयरन का फिर क्या होना चाहिए? अंडरस्टूड रिडक्शन। आयरन का अगर रिडक्शन होना चाहिए तो Fe2+। पहले दमखम रखो सेल रिएक्शन बनाने का। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन का पहला उसूल इस टॉपिक के, सेल रिएक्शन के बिना आगे गए 99% गलत होगे, एंड माई टेस्ट विल मेक श्योर दिस, कि आपको पहले सेल रिएक्शन लिखना चाहिए कायदे से। तुक्का सही अगर आपने अपनी मर्जी से, आपने कहा अभी फीजेबल है, आपने कैसे सोचा कौन सी कैथोड कौन सी एनोड? वहां गलती हम कर गए। हालांकि उसको सोचने का भी तरीका है वैल्यू देख के, कि भाई जिसकी वैल्यू नेगेटिव में आई वो एनोड ही बनेगा, मैं शुरुआत में लिखवा के आई हूं। लेकिन अगर कोई मेरे को वैल्यू ना दे तो मेरी गट फीलिंग से मेरे को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब सोचिए, आयरन 3+ वाली इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी आपने अब जब ढूंढी, आपको अब ये नहीं पता आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, Fe3+ से 2+ वाली ढूंढनी है, मतलब Fe ये, या Fe3+ से 0 वाली ढूंढनी है? दो हैं, और देखोगे दोनों, कोई कुछ यूज कर लेगा, कोई कुछ यूज कर लेगा, आप गए काम से। आपका आंसर आधी क्लास का कुछ और आधी क्लास का कुछ। बिना सेल रिएक्शन क्रिएट करे आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाओगे मैंने इसी को क्यों लिया। तो मैंने जैसे Fe3+ से Fe2+ लिया, आपके एनसीईआरटी के टेबल में देखिए Fe3+ और Fe2+ का दे रखा है वैल्यू, क्या वैल्यू दे रखी है? 0 पॉइंट, पक्का मैं तुम पे ट्रस्ट कर रही हूं, 0.77 पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आना इज अ न्यूज, और मैंने कोबाल्ट का यही केस आपके साथ लिया था, राइट? हो सकता है मैं इस बात को बदलूं जी। Fe3+ से Fe2+ पहुंचाओ, मैं
3+ का तो होता ही नहीं, 3+ का एक हाइफन लगा के कुछ लिखा होगा, वो देखो। तो इसका मतलब है ये लास्ट क्लास हमने किया था 3+ से 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 3+ से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ये मतलब है। तो इसकी वैल्यू ये मिली। आयोडाइड की बताइए, माइनस में आया है आयोडाइड, एवरीवन। नॉन मेटल का माइनस में आना, बाकी लोग भी देखिए, बताइए, प्रेफर करिए एनसीईआरटी, लाइए शौर्य, अंकिता। हाँ, 2 तो होगा बच्चों, क्या आएगा? 0.54। ये है वैल्यू। मैम इसकी बैलेंसिंग में अभी 2 भी तो आएगा। बस मैं एक सेकंड, शौर्य तुम क्या कह रहे हो? रिडक्शन, वो तो वैल्यू तो तुम्हें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की ही देंगे। वैल्यूज आर ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल। डोंट लुक हियर कि यहां इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी कंफ्यूजन की तो मैं बात कर रही हूं। I was expecting this. Now everybody, आपको क्या दे रखा है? I2/I नेगेटिव, ये क्या हुआ है? रिडक्शन। और टेबल में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही देते हैं। एग्रीड? यही बात कर रहे थे, बिल्कुल सही दिया है। इसका मतलब दोनों कैथोड है, दोनों का रिडक्शन कर दो, क्योंकि वैल्यू दोनों की रिडक्शन दे रखी है। शुरू से आज क्लास शुरू हुई यही तो बता रही हूं, आपको मजबूरी है, आपको वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वाली पुट करनी है, एनोड की भी जिसपे हो ऑक्सीडेशन ड्राइवर। इतनी जल्दी आएगा मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट आ गया। आई नो इसकी वैल्यू दे रखी है। वो जो इस फॉर्मूला में आप लोग ई सेल निकालोगे, कैथोड माइनस एनोड करोगे, तो वो अपने आप माइनस विल टेक केयर ऑफ इट। आप ये मत देखिए कि यहां तो ऑक्सीडेशन, और यही तो बोला था मैंने शुरू में, आपको एक कंफ्यूजन आने वाला है। और हो ऑक्सीडेशन रहा है और आप वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की पुट कर रहे हो। यस, आप ये क्यों देख रहे हो? आई नेगेटिव का तो 0 हो रहा है, एक का तो ऑक्सीडेशन हो गई, तो क्या आप उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू पुट करोगे? पुट रिडक्शन ही करनी है, उल्टे वाली। ये कंफ्यूजन जायज है, आता है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। अब आए कि आधे घंटे बाद आए, आना तो था। तो इसीलिए मैंने आपको कहा पेन छोड़िए, पहला क्वेश्चन मैं कराती हूं। अब मेरे पास ई नॉट वैल्यू जो भी है, 2 वैल्यू लिख दी। आपसे सिर्फ अभी ये पूछा जा रहा है क्या ये सेल फीजेबल है। जब तक आप सेल नहीं बनाओगे, फीजिबिलिटी कैसे बताओगे? पहले राइट सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन नहीं है तो क्या करना है, आई विल गेट टू दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इतने को समझिए। शौर्य आप कह रहे थे बैलेंसिंग समथिंग, जब Yes, भी ma'am. ई नॉट, और ये मेरा तीसरी या चौथी स्लाइड में आने वाला है, तो अभी मैं इसको थोड़ा पोस्टपोन कर रही हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अलग कलर से ये बात लिखी है कि बैलेंसिंग का क्या होगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर एक साथ मैंने ले लिया। एक पहले मेरे को प्लेन क्वेश्चन कराने दीजिए, अपने आप में बहुत खतरनाक है। सो मैंने आपको दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे दी आंख बंद करके। अब आपसे पूछा गया क्या ये सेल फीजेबल है, तो आपको बताया गया अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो बोल देना फीजेबल है, नेगेटिव आ गया तो बोल देना गलत किया आपने, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो अब उसके लिए मैं फॉर्मूला लेकर आती हूं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप नहीं ढूंढ रहे कैथोड कौन सी एनोड कौन सी, आप सिर्फ एक बात देख रहे हो किसका रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ यहां पे? आयरन का। आंख बंद करके कौन सी है कैथोड? आयरन वाली। आप नहीं डिक्टेट करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? नॉन मेटल के आगे आप मेटल को रिड्यूस कर रहे हो। मैंने किया है ना, मुझे पता है ये उल्टा आएगा, नेगेटिव आएगा, मैं कह दूंगी ये गलत है। आप नहीं डिक्टेट करेंगे कैथोड कौन सी एनोड कौन सी, आपने डिक्टेट किया, आप तो सही ले आओगे, क्या पता मेरा आंसर नेगेटिव वाला हो। सो प्लीज नेवर प्रेडिक्ट विच इज कैथोड एनोड, पहले राइट रिएक्शन, फिर देखिए कौन सी कैथोड एनोड। अभी मैंने रिएक्शन लिखा है, आपके क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं लिख के दिया, बट मैंने लिखा है। चलिए अब मैं यहां पर पहले तो इस वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगी। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब हुआ 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, माइनस फिर किसका लिखूंगी? जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। एनोड की वैल्यू आपने क्या दी? 0.54।
5 4, ये नेगेटिव अपने आप इसको क्या बना देगा, जो आप कह रहे थे उल्टा। अब दीजिए मेरे को, इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? दिस सेल इज फीजिबल, व्हाटएवर, ये वो मैथ्स मेरे को बताना भी मत, तुम लोग कर लोगे। दिस सेल इज फीजिबल। अब अगर आपको बहुत बड़ी फ्रीडम दी है इस क्वेश्चन में सेल रिएक्शन ना दे के, आपको सेल रिएक्शन नहीं दिया, मैंने फोर्स किया सेल रिएक्शन, क्योंकि मेरे को पता है ना आगे क्या आने वाला है। आपको कहा जाता बताइए ये सेल फीजिबल है कि नहीं। सेकंड पार्ट देखती हूं मैं क्या लिखा है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में लिखा है Ag प्लस और Cu, पकड़ना यार। अब मेरे को लगता है कि मेरे को सेल नहीं आता जी, मेरे को करना ही नहीं सेल का काम, नहीं आता मेरे को, कॉन्फिडेंस नहीं है। कौन बैलेंस करेगा और कौन इसको मैनेज करेगा, मेरे को नहीं पता। बस इतना पता चल गया जी, आगे के प्रोडक्ट नहीं पता, कोई बता दे तो पता है, अदरवाइज नहीं पता। तो कैसे करोगे गुरतेज, मनन यही रहना बच्चों। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक सिल्वर की एक कॉपर की। आप क्या करोगे, दोनों का ई नॉट नोट करोगे। देना मेरे को दोनों का ई नॉट, रिडक्शन पोटेंशियल। लाओ पारस, सिल्वर का लाओ। 0. इतने लोग क्यों बोलते हो, एक बोल दो ना। 80, गुड। 0.80। कॉपर का 0.34। कोपल, क्या लगता है इन दोनों में से कायदे से किसको, कोपल, इन दोनों में से किसको कैथोड बनना चाहिए? हाँ, कुछ वैल्यू गलत है? नोबडी विल आस्क यू टू फाइंड, ढूंढने में दिक्कत आती है, वैल्यू हम देंगे। तो कोपल मुझे बताओ, इन दोनों वैल्यूज को देख के क्या लगता है, सिल्वर को कैथोड बनना चाहिए था कि कॉपर को? वैल्यू में हिंट है, और कैथोड के लिए मैं याद करा के आई थी। सिल्वर को कैथोड बनना चाहिए कि कॉपर को? क्यों अनुबल? जिसका रिडक्शन, कोपल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा, उसी पे रिडक्शन, वही कैथोड बनेगी। आप क्या करते हो ऐसे क्वेश्चन में, वैल्यू देखोगे। ये प्रॉब्लम भी आने वाली है, इसलिए मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दूं, आई नहीं क्योंकि मौका नहीं दिया। आप क्या करोगे, पहले ही तय कर लोगे, वैल्यू तो दे रखी है मैम, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, ये पक्का कैथोड बनने वाली है और ये पक्का एनोड बनने वाली है। आपने सही चूज किया, जो कायदे से होना चाहिए। फिर आप लेकर आए जी फॉर्मूला ई नॉट सेल का, जो कैथोड बननी चाहिए थी वो आपने कैथोड बनाई, जो एनोड बननी चाहिए थी वो आपने एनोड बनाई। आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा। फिर मेरे क्वेश्चन क्या क्या तुक्का मैं पूछ रही हूँ, फीजिबल है कि नहीं है? फिर तो सारे ही फीजिबल होंगे, क्योंकि आपने चूज करना और आप हमेशा सही चूज करोगे, जो कैथोड बननी चाहिए एनोड बननी चाहिए। फिर मेरे क्वेश्चन को ही तुमने चेंज कर दिया, अगर सेल रिएक्शन नहीं लिखा तो। आपने सेल रिएक्शन लिखे बिना वैल्यूज देखी? ये 12th वालों का पहला लेक्चर इसी पे ही जाता है कि क्यों मैम वैल्यू बता रही है ये कैथोड बनेगा। भाई फिर मेरे क्वेश्चन का तुक क्या है, फिर तो दुनिया के सारे सेल तुम सही बना के कह दोगे फीजिबल। मैं तो बेवकूफ हूं जो सवाल पूछ रही हूँ 5 पार्ट्स। जब तक आप सेल नहीं बनाओगे आपको ये नहीं पता चलेगा मेरा क्वेश्चन क्या है। डोंट चेंज माई क्वेश्चन। व्हाट माई क्वेश्चन इज सिल्वर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव को तो सिल्वर ही बनना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक होती है, इकलौती +1। कॉपर को क्या बनना पड़ेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर कौन सा नेगेटिव में जा सकता है, कॉपर रिड्यूस हो सकता है? नहीं, इसकी तो मजबूरी है। अब आप सोचो मैंने आपके सामने क्या रख दिया, ये बना दी मैंने एनोड और ये बना दी मैंने कैथोड। अब आप पुट करोगे, अगर अभी भी पॉजिटिव आया तो आपका तरीका सही था, ठीक है जी सेल फीजिबल है। आप खुद से नहीं डिसाइड करोगे कि इसको तो कैथोड बनना चाहिए था वैल्यू देख के। वैल्यू आप तब देखोगे जब आप सेल रिएक्शन लिख लोगे। इस टॉपिक का मूल मंत्र यही है। आपने रिएक्शन नहीं लिखा तो आप क्वेश्चन चेंज कर जाओगे। पहले रिएक्शन लिखोगे, ढूंढोगे कि ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कॉपर ऑक्सीडाइज हो सकता है सिल्वर इलेक्ट्रोड के सामने, फिर डिसाइड करो हाँ जी एनोड ये है, कौन से वाली, कॉपर। तो उल्टा हो गया, अब आंसर उलट जाएगा। अब तो देखिए एक बार, बताइए आंसर क्या आया, ई नॉट सेल। आई एम वेटिंग फॉर द वैल्यू। आकृति बताना ई नॉट सेल क्या आया।
गुरतेज क्या आया ई नॉट सेल? प्लस की माइनस यार, जब प्लस माइनस का वेट हो रहा हो तब तो साइन दे दिया करो, मेरे को दोबारा क्यों पूछना पड़ रहा है? बोलते हैं जब टॉपिक में ये हो नदीश की प्लस है कि माइनस है, हर बात का जवाब मत दिया करो, डोंट चेक माय पेशेंस। जहां पर सवाल ही ये है कि प्लस आया माइनस आया, वहां भी मैं नहीं बोलूंगा, क्या लॉजिक है यार? मेरे को ही तंग करने का इरादा लेके आए हो तो फिर बात अलग है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, मुझे नहीं पता हम एक्चुअल क्या करते क्या ना करते, बट द पॉइंट इज आप लोग खुद नहीं ढूंढोगे कैथोड एनोड, आप रिएक्शन को रिस्पेक्ट करोगे जो दिया है। रिएक्शन दिया नहीं, अगलों ने दो रिएक्टेंट बता दिए आपको, चेक कीजिए क्वेश्चन में Ag प्लस और Cu लिखा है, मतलब आपको Ag प्लस और Cu के बीच में रिएक्शन करना है, करिए। और अंकिता क्या आ रहा है तुम्हारा जवाब इसका? बाकी लोग बताइए व्हाट इज द वैल्यू? प्लस में आई, फिजिबल है। थर्ड करिए और मैं आगे बढ़ूं, थर्ड पार्ट करिए इसका। रिएक्शन के बिना मत करना प्लीज, रिएक्शन ना क्रिएट हो मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूंगी। थर्ड पार्ट करिए इसका। थर्ड पार्ट किस किस के बीच में है हर्ष? आयरन 3 पॉजिटिव और कॉपर, तो अंडरस्टूड है कॉपर को क्या जाना पड़ेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव। जब एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो अंडरस्टूड है दूसरी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। अब बताइए इसका ई नॉट क्या आया? वैसे तो शक्ल ही बता रही है इसमें मैं क्या कर रही हूं। नहीं, एफ जिसमें भी जाएगा एफ ही, देखिए जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जो सबसे कॉमन बिहेवियर है वो करना चाहिए आपको। आयरन +3 हो या +2 हो, मौका मिलने पे वो 0 पे जाएगा मेटल, ठीक है? प्लस आ रहा है, यू श्योर? मुझे गलती लग रही है। आयरन है, फ्लोरीन नहीं है। प्लीज, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन एंड F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन। गुड मॉर्निंग। 100% इसका आंसर माइनस में आना चाहिए। कॉपर क्या रिएक्टिव है क्या आयरन से? जो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है वो तो देखते ही पता चल रहा है, बट एंट्रेंस एग्जाम और स्कूल एग्जाम में तो XY आ जाएगा, हम फंसेंगे, इसलिए लॉजिक चाहिए। नवदीप वैल्यू दो मेरे को ई नॉट की। आप कह रहे हो रहा है तो मैं भी देखूं, मैं गलत हूं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड हो? आकृति वैल्यू बोलो। नहीं, जो रिड्यूस हो रहा है उसी को कैथोड बनाना चाहिए, मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं 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 बेटा, Cu तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैंने ऊपर एनोड लिखा है, और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, यस। और वही मैंने आपको कहा यहाँ पे करिए, लोगों ने मुझे दिया इसका पॉजिटिव, मतलब इट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है? इसका नेगेटिव ही आएगा जो अभी चल रहा है, और उसके लिए पहले आपको ये डिसाइड करना है कौन सी चीज बनी कैथोड और कौन सी चीज बनी एनोड। बिना रिएक्शन के आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। जब जी बताओ, इसका नेगेटिव आ रहा है या कंफ्यूज हो गए? नेगेटिव आ रहा है, गुड। आई एम वेटिंग, कहीं से मैम आया? एनीवन? नहीं, अब आप मेरे को बताओ ना, आयरन की वैल्यू देख के बताओ टेबल में से क्या है। हाँ, तो अब क्या रह क्या गया फिर? असली काम तो कर दिया। ई कैथोड बताओ, फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड, वैल्यू बताओ ई कैथोड देख के। आयरन 3+ से आयरन बनने वाली वैल्यू आई एम वेटिंग। 0.77, माइनस में कि प्लस में? मेटल है तो माइनस होगा, मेटल है तो माइनस होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कैथोड जो बनी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दीजिए मुझे बस। अच्छा, -0.04, तो 77 किसकी दे रहे थे लोग मेरे को? दिशा, वैल्यू हम देंगे क्वेश्चंस में। अब बताओ ये आ गया?
कैथोड की वैल्यू पुट क्या क्या करते हैं फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड की पुट कर दी मैंने, अब एनोड कॉपर की 0.34, आंसर हर हालत में नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, नॉट फीजेबल। तो आपको, हाँ जी शौर्य कुछ कह रहे हो? मैम इसमें Fe2+ क्यों नहीं बनेगा? इसमें Fe2+ क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बन सकता? बनेगा, बट मैंने आपको बता दिया एक, बस बिल्कुल बनेगा। आप उसके हिसाब से देखोगे, फिर मुझे बताओगे नया आंसर सेल्फ फीजिबल है कि नहीं। कोई एक तो मेरे को देना है ना, जब आपको मैंने ये कह दिया टेबल में से वैल्यू ढूंढो। जब टेबल में से वैल्यू नहीं ढूंढनी होगी, मैं क्वेश्चन में वैल्यू दूंगी, फिर तो आपको दिख ही रहा होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ हाँ जी नदीश कुछ कह रहे हो? हाँ, एनसीईआरटी में कम वैल्यूज है ना। हाँ 12th में आओगे तो टेबल बड़ा हो जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में बोला था। ठीक है, नहीं बहुत सारी नहीं है। और आपको पता चलेगा इस बुक के एंड में जाओगे ना, एटॉमिक नंबर्स के चार्ट के साथ साथ ई नॉट का एक और चार्ट भी दे रखा है, उसमें और खतरनाक वैल्यूज मिलेंगी जो 12th की हैं। सो उससे देखिए, मेरे पास वैल्यू है नहीं है इस पे रोना नहीं रोना, अब वैल्यू हम देंगे हर क्वेश्चन में। तो क्योंकि देख ही लिया आपको, टेबल देख के फायदा क्या, आप वैल्यू ही नहीं देख पा रहे हो। अगलों को भी पता है, सिस्टम बनाने वालों को इन पे वैल्यू नहीं हैंडल होनी है। गलती से ओपन बुक टेस्ट ले लिया ना आप लोगों का, तो जो दबा के आपकी हालत खराब होगी ना। ओपन बुक टेस्ट सबसे ज्यादा सही होते हैं आपके अक्ल नापने में। ओपन बुक टेस्ट में हम तो नहीं 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 दे दो, हमसे ढूंढी नहीं जा रही वैल्यू। आपको तो गए इसमें, ओपन बुक टेस्ट में आप गए, आपसे वैल्यू नहीं ढूंढी जाएगी। चलिए शौर्य, जो आपने बैलेंसिंग वाली बात पूछी थी उसके लिए पहले ही एंटिसिपेट किया हुआ था, ये तो पढ़ाना ही पड़ता है। क्वेश्चन 5th देखिए आपकी डीपीपी का सब्जेक्टिव। और अब थोड़ा रायता फैलाना कम करिए आप लोग, और ढंग से चीजों को समझना शुरू करिए। वैल्यू देखने में ही मेरे तो तुम लोगों ने तेल निकाल दिया, मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी सच्ची। चलिए, एक सेल रिएक्शन आपको ऑलरेडी दे रखा है, चेक योर क्वेश्चन 5। इसमें टेंशन खत्म कैथोड एनोड सोचने की, ऑलरेडी दिख रहा है जिंक इज बिहेविंग एज एनोड एंड सिल्वर इज बिहेविंग एज कैथोड। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बात बताने के लिए दिया गया, ये पढ़ाया नहीं गया, सीधे क्वेश्चन के थ्रू। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी बैलेंसिंग के लिए किसी इलेक्ट्रोड के आगे 2, 3, हाफ, 5, 4 कुछ भी लिखना पड़े, ई नॉट वैल्यू पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, जस्ट लाइक एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, बिकॉज इट इज वोल्ट पर मोल। और सेल भी आप पर मोल, रिमेंबर ई नॉट, नॉट का मतलब क्या था, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो जब आप रिपोर्ट ही 1 मोल के लिए कर रहे हैं, बैलेंसिंग में बेशक पड़ा रहे 2, 3, आई डोंट केयर, राइट। सो जब कॉन्सेंट्रेशन बदलती है तब बात अलग होती है। यानी कि आपके इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ईएमएफ नहीं पूछा है, मैंने इंटेंशनली पूछा है क्योंकि मेरे को बैलेंसिंग वाली फैक्ट को डालना था। आपकी सब्जेक्टिव डीपीपी में इस क्वेश्चन में ईएमएफ के अलावा बाकी सारी चीज पूछ रखी है, कौन सा कैथोड, कौन सा एनोड, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रेवल करेगा वगैरह वगैरह, उसमें तो आप मेरे को उड़ा दोगे, अब वो तो मैं पूछ भी नहीं सकती। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलेगा इसका? ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में हैव अ लुक एवरीवन, ई नॉट ऑफ सेल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट, नॉट मींस कॉन्सेंट्रेशंस आर 1 मोलर, यहां 2 लिखा है वो आपकी प्रॉब्लम है, इग्नोर करना है उसको। तो अब मैं ढूंढूंगी कैथोड कौन सी है, तो कैथोड इसमें कौन सी है, सिल्वर। सपोज सिल्वर का मेरे को दे रखा था +X, राइट। और उसके बाद मैं ढूंढती एनोड, एनोड कौन सी है मेरे पास, जिंक, उसका भी दे रखा था Y। तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, 2Y, 2X डिवाइड बाय 2, और आपको कोई 2 कोफिशिएंट इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी परमोल गिवन है, ये भी परमोल गिवन है, और हम दे भी परमोल रहे हैं, एवरीवेयर नॉट इज देयर। तो वो नॉट होने की वजह से वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। 12th यहीं से स्टार्ट है, व्हाट हैपन इफ वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन, ये नॉट हटेगा। 12th क्लास का पहला टॉपिक है नर्स्ट, ईएमएफ ऑफ सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, नो नॉट, कॉन्सेंट्रेशन बदली जाएगी और पूछा जाएगा एनोड में मैंने 1.5 गुना कर दी कॉन्सेंट्रेशन, कैथोड में आधी कर दी, तो सेल के पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। दिस इज क्लास 12th फर्स्ट टॉपिक। सो इसीलिए उसके बारे में आप मेरे से पूछना भी मत। सो पॉइंट इज, अब कर लोगे इसको,
बाकी के पार्ट्स वगैरह कर ही लेंगे। कैथोड से एनोड करंट जाता है, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो सब तो आप कर ही लेंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है वगैरह वगैरह। कैन आई मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एंड? हो गया सबसे ये? चलिए, ये भी मैंने आपकी डीपीपी से उठाया क्वेश्चन, नंबर लिखना भूल गई, अपने मन से लिखा होगा। सेल रिएक्शन लिखिए इसका, ये स्कूल का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। एक सेल नोटेशन दे देंगे और कहेंगे सेल रिएक्शन लिखो। सजेस्ट करो, डीपीपी में है ये क्वेश्चन? नहीं होगा फिर, ये हो सकता है। चलिए एनीवेज इधर आ जाइए, मेरे को सेल रिएक्शन मनन कराना कोशिश। इसमें एनोड कौन सी है? ये सिखा रही हूं आपको मैं, आता नहीं है, सिखा रही हूं। एनोड कौन सी है इसके अंदर? ए एल, यार एल्यूमिनियम बोल दो इसको, मुझे थोड़ा सा ठीक लगेगा। वो चाहे जो भी बोले, वो क्यों तुम्हारे मुंह में शब्द डालता है? एक तो तुम तीनों थोड़े अलग बैठ जाओ, जुड़े पड़े हैं हम, पता नहीं कौन सा बॉन्ड है ये। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है यार, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये तो आयोनिक सा दिख रहा है मेरे को। चलो वेरी बैड जोक आई नो। सही, यहां पर एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम क्या है? एनोड, लेफ्ट हैंड साइड का कंटेनर एनोड। सेल रिएक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आएगा? एक्सप्लेन इट्स फीजिबिलिटी, है कि नहीं पॉसिबल। आपको दिख रहा है कि ये क्या बना रहा है? ये एनोड बना रहा है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन की स्टार्टिंग, बिना इंटरप्शन के आपस में बोलना बंद करिए। आई नो इस टॉपिक में आपकी कमांड है, क्रेडिट गोज टू मी, आगे की कमांड भी आने दीजिए। एल्यूमिनियम का क्या होना है? ऑक्सीडेशन। पहले तो मैंने एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट फिक्स कर दिया कि एल्यूमिनियम से Al3+ ही बनना है। और कॉपर का क्या होना है? यहाँ पे कैथोड बनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? ये कॉपर 2+ पक्का कॉपर बना होगा। इसका सेल रिएक्शन लिखना था, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट पार्ट योर जॉब। अब तक मेरे को पता लग चुका था बोर्ड बनाते बनाते, हर साल का सेम रूटीन है। इन लोगों ने धमा चौकड़ी मचा देनी है ई नॉट वैल्यू ढूंढने में, पर मेरी मजबूरी है, मुझे टाइम लगाना पड़ता है कि आपको ये टेबल देखना आए, 12th में आपका टाइम बचे। अब तक आके आके हम भी थक लेते हैं, भाई वैल्यू हम दे रहे हैं तुम मत देखो, बस वैल्यू हम दे रहे हैं तुम बस ईएमएफ दे दो, विल बी ग्रेटफुल। +1.26 एक कम्युनिकेशन स्किल की क्लास होगी आपकी कॉलेज में जाके, यूजुअली कॉलेज में होती है। उसमें आपको सबसे बड़ा ज्ञान एक दिया जाएगा, बड़े ढंग से लगाना। जब आप अपनी बात किसी को सुनाते हो, किन्हीं शब्दों पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, किन्हीं पे कम। +1.26, तुम 26 तो खा गए। स्ट्रेस किस पे कितना दिया? +1.26 गए। ये सबसे गंदा कम्युनिकेशन स्किल होगा। और ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग कॉलेज जाते ही एक कंपल्सरी सब्जेक्ट आएगा आपके पास, CS। वो कंप्यूटर साइंस नहीं होगा, वो होगा कम्युनिकेशन स्किल। उसके नंबर होते हैं, सब कोर्सेज में CS आता है कि बोलते वक्त किस शब्द पे स्ट्रेस देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। ये तुम्हारे लिए तो मच नीडेड है। 1 पॉइंट सुनते रहो सामने वाला। +1.26 तुम्हें तो बेटा मैं इसी साल CS करा दूंगी 1.26 आ गया तो मैंने मतलब रिएक्शन सही लिखा था, सेल फीजेबल भी था, ये भी बता सकते हो आप लोग। ये खुद से निकल जाएगा, यानी मेरे को इस फॉर्मूले को E सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। एक आखिरी बार इस फॉर्मूले को लिख रही हूं, और E सेल दे रखा है +3.39, E कैथोड पूछी है आपसे, E एनोड आपको दे रखा है। लीनियर इक्वेशन बन गई, आगे आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क मैंने जहां डाला है वहां x लिख सकते हो, एंड आई नीड x। कि सेल का ईएमएफ देके एक इलेक्ट्रोड का ईएमएफ आपको दे दिया जाए और दूसरी का निकाला, इसी के थ्रू आपको पता चलेगा ये E नॉट वैल्यूज निकाली कैसे गई होंगी। इतनी सारी लिस्ट जो दे दी, एक सेल बनाया गया होगा, किसी एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू फिक्स की होगी। सुनिएगा, ये किसी एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू फिक्स की गई होगी। किसकी फिक्स करी हमने? हाइड्रोजन की, 0। और वो जो वोल्ट मीटर लगाया होगा उसमें सेल की वोल्टेज आ गई होगी लैब में जाके। जो सेल की वोल्टेज आई मैंने पुट कर दी, एक तरफ मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा रखी है,
उसकी वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो सेल का जो ईएमएफ वोल्ट मीटर में आया वही उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू हो गई। इस तरह से निकाली गई थी, बट ये 12th में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आखिर ये वैल्यूज निकलती कैसे हैं, जो आपको लिस्ट पकड़ा दी। बट उसकी हिंट के लिए समझने वाला इतने से समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ आएगा थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, नहीं तो 12th में तो आएगा ही। तो जस्ट आपको दिखा दिया कि ये आगे कहां जाएगा। एक क्वेश्चन आपकी अकल चेक करने के लिए, ये कोई पढ़ा नहीं सकता, ये यहां पर आपने अपने आप को कितना जोर डालने की आदत डाली हुई है, ये वही जवाब दे सकता है। क्या मैं कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को निकल के बर्तन में स्टोर करके रख सकती हूं, या क्या मैं निकल की स्पून से कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को स्टेयर कर सकती हूँ, क्या मैं जिंक पॉट के अंदर मैग्नीशियम नाइट्रेट की सॉल्यूशन रख सकती हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज क्वेश्चंस। ये आपकी अकल थोड़ी देर के लिए जोर दो और ये निकालो, इसका रूट बताओ, कर मैं दूंगी। वैल्यू चाहिए होगी वो हम दे दें। किसकी चाहिए वैल्यू? लो, टेबल तुम्हारे सामने है। आई वांट निकल की, नहीं मैं मान ही नहीं सकती निकल की ना हो। जिस साल पैदा ना हुए थे ना, मैं उस साल भी यही कर रही थी जी। टेबल आपके सामने है, मुझे बताओ क्या मैं स्टोर कर सकती हूँ। और मैं ये देखना चाहती हूँ कितने लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना जब मैं क्वेश्चंस करा रही थी। कर सकते हो? बोलो जी शौर्य। मैम इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर एक बार वापस बताओगे? इससे पिछले वाला। इससे भी पिछले वाला? यस मैम। पता नहीं, मैंने निकाला नहीं। तुम मैम इसका 2 के अराउंड आ रहा था कुछ, इसलिए मुझे लग क्या, रहा था। एक सेकंड, क्या क्या आ रहा है शौर्य? मैम 2 के अराउंड कुछ आ रहा था। पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। ना, नहीं, नहीं पॉजिटिव पॉसिबल। में, पॉजिटिव में आता है। नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं, पॉजिटिव में आ रहा है। वैल्यू चल जाएगी यार, प्लस माइनस तुम कर ही लोगे भाई। इसका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए बालको। किसी का अगर नेगेटिव में आ रहा है तो क्रॉस चेक। अन्य का पॉजिटिव नेगेटिव में आ रहा है, बधाई हो तुम्हें, प्लस माइनस नहीं आता। हाँ, नेगेटिव आ रहा है। सीरियसली मैंने वैल्यू देने में कोई गलती? अरे भाई रुको, ओहो शिट, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा था वो बात तो भूल ही गई। ये क्या दिया है? अकल ये लगाओ, मेटल का किसका पॉजिटिव आता है? कॉपर शॉपर का ही तो आता है। यहां ये भी ट्रिक की जाती है। क्या दिया जाएगा भाई? मैं तो सेल रिएक्शन देके आगे बढ़ गई हूं, मैं उम्मीद कर रही हूं हम पकड़ रहे हैं इस बात को। ये क्या दिया है मैंने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तभी तो मेटल के आगे पॉजिटिव लगाया। ये क्वेश्चन मैंने आपके डीपीपी से उठाया, और उस डीपीपी में आप देखिए एल्यूमिनियम की वैल्यू -1.66 दे रखी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो मैंने खुद ही इस चीज को चेंज किया। आपकी डीपीपी में ये नहीं है। आपकी डीपीपी में ऑब्जेक्टिव में आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की वैल्यू माइनस में दे रखी है। मैंने उसको यहां रिवर्स किया। शौर्य इसको आइडेंटिफाई करिए कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, यानी उस फॉर्मूले में पुट करते वक्त आप क्या वैल्यू पुट करोगे? ये पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये ऑक्सीडाइज ही होगा। तो यस, गुड दैट यू पीपल डिड दिस मिस्टेक। पता नहीं जिनका पॉजिटिव आया कौन से तुक्के से आया, उन्होंने ध्यान दिया भी कि नहीं। यस, बहुत सही सर्कल है ये, क्योंकि यहां पर आपके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था। शौर्य यही इशू था। मैम पॉजिटिव में ही आ रहा है ना ये हाँ, आंसर? अब तो पॉजिटिव, अब तो ठीक हर है, ठीक हालत है। में पॉजिटिव में आएगा। यस, यस। मैं तो पहले ही देख के चल चुकी हूँ, पॉजिटिव में ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे भाई। क्या मैं कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को निकल के बर्तन में रख सकती हूँ? हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट रिएक्टेंट्स फर्स्ट, क्रिएट सेल रिएक्शन, अदरवाइज वो तुक्का होगा। चेरी, क्या दो चीजों को मेरे को आसपास टच करके रखना है? यस, CuSO4 प्लस निकल। मेरे रिएक्टेंट तय हो जाएं तो प्रोडक्ट तो अब हो ही जाएंगे आज की क्लास के बाद। स्पेक्टेटर आयन हटा दूं? अगर निकल के बर्तन में मैंने कॉपर सल्फेट रखा तो कॉपर के आयंस निकल को डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, राइट? और क्या बनेगा? कॉपर का तो यही बनेगा, और निकल का जब तक आपको याद नहीं है आप कुछ ही लिख लो। आपसे क्वेश्चन में तो मतलब
धीरे धीरे हो भी जाएगा, निकल 2 पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन में तो कुछ और ही पूछा गया है। नवदीप थोड़ी देर बाद घड़ी से खेलना, यहीं आओ। अब इसके अंदर वैल्यूज आपको जो कहोगे दे दी जाएंगी। अब इसके अंदर इतना तो आपको पता है, कॉपर काफी कम रिएक्टिव मेटल्स में है, निकल के तो नीचे ही आता है, और ई नॉट वैल्यू इस क्वेश्चन में लिखी मिलेंगी आपको। आप क्या देखोगे? कॉपर का रिडक्शन और निकल का ऑक्सीडेशन, यही देखोगे। ये बन गई एनोड और ये बन गई कैथोड। आप निकालोगे इसका सेल का ई नॉट। सेल का जब आप ईएमएफ निकालोगे, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। मतलब सेल क्या है? फीजिबल या पॉसिबल। अगर दो चीजों में सेल बन गया तो मैंने आपको बताया था एनोड क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिप्लीट, खोखली होनी शुरू हो जाएगी। और एनोड क्या है यहां पर? आपका निकल का बर्तन, उसमें छेद होने शुरू हो जाएंगे। सेल बन गया। सेल बन गया तो आपस में रिएक्ट करने लग गए। आपस में रिएक्ट करने लगे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया, तो निकल के कंटेनर में 3 घंटे बाद आप देखोगे देयर विल बी होल्स, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन बाहर निकल जाएगी। तो इफ सेल इज देयर, सेल बन गया, तो मैं क्या लिखूंगी? नो, it cannot be stored. It cannot be stored in nickel container. क्योंकि इनमें सेल बन गया। भाई मैं तो तभी स्टोर कर सकती हूं ना जब दोनों में आपस में रिएक्शन ना हो। कॉपर के बर्तन में मैं निकल सल्फेट स्टोर कर सकती थी, इसका उल्टा। अगेन आपके पास अगला पार्ट आता है, कमेंट ऑन रिवर्स। बिल्कुल, कॉपर के बर्तन में निकल सल्फेट स्टोर करवाते तो वैल्यू इसकी उल्टी, वैल्यू यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आई, वहां होती नेगेटिव। सेल नहीं बनता तो ही स्टोर कर सकती हूं मैं। तो क्लियर हुआ ये? तो ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मैं निकल की स्पून से जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन को स्टेयर कर सकती हूँ? वो आपको फिर रिएक्शन लिखना पड़ेगा। वहां आपके साथ धोखा क्या होता है, आप अपनी मर्जी से रिएक्टेंट नहीं लिख सकते। आपको देखना है किसकी स्पून और कौन सी सॉल्यूशन, उसके बाद आप कर लोगे। तो ये मेरा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हिस्सा, सारा जो 12th का सारा हिस्सा है, मैंने सारा करा दिया आपको। लास्ट ईयर मैंने ये वाले क्वेश्चन नहीं कराए थे। आई हैव चेक फ्रॉम माय नोट्स, ये वाले जिसमें मैं नीचे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख के ट्रिक कर दिया, या ये कैन आई स्टोर दिस इनटू दिस कर दिया। स्कूल्स 11th क्लास के ये देते हैं। सम स्कूल्स गिव दिस, सम स्कूल्स डू नॉट, वो आपको आपके स्कूल का आइडिया है। पर 12th बोर्ड में ये है, आपके जेई में है, नीट में मैंने करा दिया। इसके बाद एक बार सुन लीजिए, टेस्ट आए उससे पहले, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था, आपको टाइम देना था। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंसिंग की अगली क्लास में होगी, जो मात्र 20 मिनट लेगी मुश्किल से। आप देख सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास बची ही 3 स्लाइड्स हैं। उसके बाद में जेई और नीट में आने वाला टॉपिक लूंगी, रेडॉक्स टाइट्रेशन। इस टॉपिक को हम 12th में बिल्कुल नहीं लेते, कोई भी नहीं लेता, क्योंकि टाइम नहीं है। 12th में हमें सितंबर एंड तक 80 to 85% सिलेबस कवर करना होता है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन नीट और जेई में पूछा जाने वाला, मोल कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करके। तो मोल कॉन्सेप्ट, एन अवस्थी के कुछ क्वेश्चन छोड़ने को कहे थे मैंने, जो रेडॉक्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो अब होंगे। करीबन 25-30 क्वेश्चन हैं उसके अंदर जो छुड़वाए थे। वो हिस्सा है रेडॉक्स टाइट्रेशन का। नेक्स्ट क्लास इज लास्ट लेक्चर।